एक माँ के फराइज में क्या चीज शामिल है? कि बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी की जाए, न की जा सकती है न करनी चाहिए। माँ का ये भी फर्ज है कि बच्चे को बाप की इज्जत सिखाए, कि फरिश्ता ना हो माँ लेकिन शैतान भी ना हो। वेलकम टू मैंगो लाउंज। मैं मसूद असलम हूँ और मेरे साथ हैं डॉक्टर सलमान अख्तर। इनका तारुफ आपसे कुछ दूसरे सेगमेंट्स में भी हुआ है, तो मुख्तसरन ये कि सलमान साहब डॉक्टर हैं, साइकाट्रिस्ट हैं और स्पेशलिटी इनकी है साइको एनालिसिस। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे सारे टॉपिक ही इंटरेस्टिंग रहे हैं अगर आप को मौका मिला हो देखने का, लेकिन आज का टॉपिक ख़ास तौर पे साइको एनालिसिस के हवाले से। तो टॉपिक है माँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सलमान साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। शुक्रिया आपका। तो सलमान साहब, माँ का तस्वर और माँ का जिक्र साइको एनालिसिस में तो बार बार होता है, बल्कि जो मलबा है बहुत सारा वो माँ पे डाल दिया जाता है। बच्चा अच्छा निकला तो उसका ताल्लुक भी माँ से, लेकिन अगर ख़ास तौर पे बुरा निकला, प्रॉब्लम निकली, तो फिर तो ख़ास तौर पे माँ पे सारा इल्ज़ाम जाता है। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें पहले तो समाजी तौर पे आमतौर पे ये कहेंगे, आपने तो थोड़ा सा तकल्लुफ़ कर लिया कि हमारे आपके समाज में लड़का अच्छा निकला तो बाप की तारीफ़ होती है और लड़का ख़राब निकला तो माँ की बुराई। तो खैर वो तो मजाक की बात है, लेकिन क्या है कि ये जो है मलबा और इल्ज़ाम, ये लफ्ज़ ख़तरनाक है, क्योंकि इंसान जो भी बनता है, जो आज आप हैं, डॉक्टर हैं आप, साइकियाट्रिस्ट हैं आप, अदब नवाज हैं आप, अदब शनास हैं, शौहर हैं, बाप हैं, तो जो कुछ भी आज आप हैं वो जिस दिन आप पैदा हुए थे, एक दिन के थे, वो तो इंसान नहीं है। ये इंसान जो सामने मेरे बैठा है ये तो दूसरा इंसान है। तो ये इंसान कैसे बना? उस बच्चे से, उस बेबी से। तो उसमें बहुत सी चीज़ों का हाथ है। उसमें माँ का हाथ है, उसमें बाप का हाथ है, उसमें चचा चाची, खाला मामू, नाना नानी, दादा दादी का हाथ है, उसमें स्कूल का हाथ है, उसमें समाज का, मज़हब का, मुल्क का हाथ है, और इत्तेफाकात का हाथ है। तो बहुत सी चीज़ों का उसमें, और अपनी बच्चे की जीन्स का हाथ है। तो इंसान जो भी बन जाता है बड़ा होके अडल्ट, तो उसमें बहुत से लोगों का हिस्सा है। लेकिन तो सिर्फ माँ का नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या माँ का हिस्सा बहुत अहम और शायद सबसे ज़्यादा अहम है? ये बात सच है। और ये बात सच यूँ है, देखिए कि हम जो हैं वो मैमल्स हैं, उन जानवरों की क्लास में हैं जिनमें बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से बच्चा निकलता है, अंडा नहीं निकलता। जैसे बत्तख और कबूतर और छिपकली और जो कछुआ है, इन लोगों के तो जब फीमेल बच्चा देगी तो वो अंडा निकलेगा, अंडा रहेगा फिर कुछ दिन तक दुनिया में, फिर अंडे से बच्चा निकलेगा। तो एक वक्त है जिसमें कि वो अंदर माँ के पेट से बाहर निकल आया है, लेकिन अभी दुनिया में नहीं आया। वो अंडा जो है वो इंसान को नहीं है मयस्सर। हमें क्या है कि हम एक तरफ तो माँ के पेट में बिल्कुल दुनिया से, हर चीज़ से महफूज, समाजी, मुआशी, जिस्मानी, हर फिक्र से, जहनी फिक्र से महफूज माँ के पेट के अंदर है। और अगले दिन सारी दुनिया के अंदर पता चला माँ के पेट से निकल के कराची में बैठे हुए। तो ये जो सदमा है, और ख़ास तौर पे दूसरे जानवरों में तो फिर भी होता है। हाथी का बच्चा जो है, आप, मैं जानता हूँ कि आप पता नहीं वाकिफ़ हैं इस बात से, कि हाथी का बच्चा को पैरों पे चलने में कोई 10-12 घंटे लगते हैं पैदाइश के बाद। 10 घंटे के बाद हाथी का बच्चा इज़ रनिंग। इंसान को अपने कदमों पे खड़ा होने का, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लग़वी से हट के मानवी तौर पे मजाक में भी कर रहा हूँ, कोई मेरे ख्याल से 20-30-40 साल तो लग ही जाते हैं। लेकिन कदमों पे भी खड़ा होने के लिए अगर लग़वी तौर पे भी लें तब भी कम वक्त को 12 महीने लगेंगे, ठीक है ना। तो बेबी से अडल्ट बनने में इतना डिस्टेंस है इंसान में, और अंडे में पैदा नहीं हुआ है।
तो इन दो वजहों से प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, और वो प्रोटेक्शन जो है वो माँ का फ़र्ज़ है, माँ का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और माँ का टैलेंट है। तो इसलिए माँ की इम्पोर्टेंस बहुत है, क्योंकि वी आर बोर्न इन ए वेरी वीक वे एंड टेक ए लॉन्ग टाइम टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। इसलिए हमारी मेमेलियन हेरिटेज में माँ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जन्म देना, हिफाजत करना, नरिश करना जी, और वो सारे का सारा जो है वो सब। लेकिन ये जो बिल्ट इन बात है, जो कि बनी हुई फितरतन बात है कि बच्चा अंडे में नहीं पैदा होता है, यू नो, कबूतर का बच्चा नहीं है, इंसान का बच्चा है, तो बगैर अंडे के। तो एक तरफ से गरम गरम माँ के पेट के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता हुआ आराम से बच्चा, और दूसरी तरफ दुनिया में चला, कराची, बंबई, कलकत्ते में आ गया निकल के भीड़ भाड़ में जहाँ की गर्मी पड़ रही है। तो उसको तो कोई अंडा बनना पड़ेगा, उसके लिए अंडा एक मसनूई अंडा बनाना पड़ेगा। वो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो इमीडिएट केयर टेकिंग, और दूसरे चूंकि इतने दिन लगते हैं अडल्ट बनने में कि और जानवरों में बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है जी, इंसान में बहुत वक्त लगता है बड़े होने में। तो नतीजे के तौर पे इसलिए जो केयर टेकर है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अब ह्यूमन स्पीशीज़ कहाँ से चली हैं, कहाँ तक पहुँची हैं, तो प्रिडोमिनेंटली ऐसी माएँ रही होंगी जिन्होंने अपने बच्चों को हिफाजत भी दी, नरिश भी किया, बड़ा भी किया, तभी हमारी स्पीशी आगे चली। ज़्यादातर माएँ ज़्यादातर बच्चों से मोहब्बत करती हैं। अब यहाँ पे आपने जो बात कही उससे दूसरी नुआंस पैदा होती है, वो ये कि माँ को कुछ फरिश्ता भी नहीं बना देना चाहिए, कि ऐसा ना समझें कि कोई माँ है वो हर वक्त, जिसको अमेरिका की ज़बान में बोलते हैं 24/7 मोहब्बत करे बच्चों से। उसको और भी काम है यार, कि ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। तो नतीजे के तौर पे यह है कि बच्चे की हर खुशी पूरी कर सकती है। बच्चे की हर खुशी न तो कोई माँ दुनिया में पूरा नहीं कर सकती, हर तमन्ना, बल्कि ना करनी चाहिए। ये भी कमाल है, करनी चाहिए भी नहीं बच्चे की हर खुशी पूरी। अगर आप बच्चे की हर खुशी पूरी करेंगे तो फिर बच्चे में बड़ा होने की तमन्ना क्यों आएगी? उसमें एम्बिशन कहाँ से पैदा होगा, एफर्ट कहाँ से पैदा होगी? इसके बारे में तो मशहूर किस्सा है कि एक बच्चा है वो बोलता नहीं है, और कोई 8-10 साल का हो गया, स्पीच नहीं है उसकी, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा उसने। और डॉक्टरों ने भी कहा ये क्या चक्कर है भाई, हज़ारों लोगों ने तो कहा भाई कुछ होगी बीमारी, तो वो बोला ही नहीं। एक दिन नाश्ते पे बैठे हुए हैं माँ बाप और बच्चा, तो बच्चा कहता है थोड़ा ऑरेंज जूस पास कर दीजिएगा। तो सब लोग बेहोश हो गए, तो एक बोलने लग गया। तो कहने तुम बोल सकते थे? कहने हाँ बोल तो मैं हमेशा सकता हूँ। तो कहने पहले क्यों नहीं बोले? कहने पहले आप ऑरेंज जूस करीब रखती थी तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ज़रूरत ही नहीं पड़ी जी। तो वो ज़रूर ये नहीं अच्छी बात है कि बच्चे की हर खुशी पूरी की जाए, ना की जा सकती है ना करनी चाहिए। ठीक ठीक। लेकिन ये है कि फरिश्ता ना हो माँ, लेकिन शैतान भी ना हो। तो सलमान साहब, एक माँ के फ़राइज़ में क्या चीज़ शामिल है? ये आपने अच्छा कहा। देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, और ये ऐसा है जैसे कार, अभी आप आए मेरे घर पे कार चला के, तो कार चलाते वक्त सारी बातें तो जहन में नहीं होती हैं कि ब्रेक को भी दबाऊं और एक्सेलरेटर पे भी नज़र रखूं और ऊपर भी देखूं, रियर वेयर विंडो को भी, और लेन में भी रहूं। ये सब बातें घुल मिल जाती हैं इंसान के साइकोसोमेटिकली, कि कुछ दिमाग में होती हैं, कुछ बॉडी में होती हैं, कुछ सोचे समझे बिना वो अमल करते हैं मन पे, क्योंकि वो याददाश्त सीखने की जो थी वो चली जाती है अंदर। उसी तरह माँ को सोचना नहीं पड़ता अलग अलग ये सब बातें। ये तो हमारे डॉक्टरों के और किताबों लिखने वालों के लिए है अलग अलग, लेकिन एक माँ के अंदर ऑटोमेटिकली होती है। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है? पहली बात है कि बच्चे को जहन में रखना, पहले तो जिस्म में रखना, जिस्म के अंदर अपनी हमल में, यूट्रस में, उसके बाद अपनी बाहों में, उसके बाद जहन में।
आप सोचिए, अभी तो आपके बच्चे बड़े हो गए, मेरे बच्चे आपसे भी बड़े हैं, लेकिन ये कि अच्छा, ये आपसे भी बड़े, कभी दिलचस्प मतलब है आपके बच्चों से भी बड़े हैं, और शायद आपसे तो बड़े नहीं हैं, लेकिन ये कि आपके बच्चों से। तो कि अगर हमारे बच्चे जब 4 साल के थे, 5 साल के थे, अब आप मुझसे बैठे अगर बात कर रहे होंगे, और बाप में भी होता है लेकिन माँ में ख़ास तौर पे, अगर मैं आपकी बेगम साहब से बात कर रहा हूँ और वो मैं बैठे बातें कर रहे हैं, उनकी बेटी है 5 साल की, तो 5 मिनट में आपकी बेगम कहेंगी 1 मिनट में जरा देख लो वो बच्ची कहाँ है। You see? This is a normal thing कि जहनी बाजू बच्चे के इर्द गिर्द होते हैं। तो इसको हम हमारी ज़बान में, सिंपल ज़बान में बोलते हैं होल्डिंग, कि होल्डिंग इन अटेंशन। तो एक ये माँ का काम है कि माँ के काम जहन में बच्चा रहना चाहिए, वेयर अबाउट्स। एक दूसरा ये कि बच्चे के मुश्किल जज्बात माँ को बर्दाश्त करके अपने अंदर पी लेने। जैसे 3 साल की उम्र में आमतौर पे बच्चों को एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हमारी साइकियाट्री की ज़बान में नाइट टेरर, कि बच्चा उठ जाता है और ऐसा लगता है जैसे आसेब ज़दा हो गया है और डरा हुआ बहुत, लेकिन उसका माइंड क्लियर नहीं है बच्चे का। तो उस वक्त माँ या बाप उस बच्चे को ऐसे आराम से सीने से लगाएं और चुप रहें, और अगर आपको भी डर लगे तो आप डर जाहिर ना करें अपना, बच्चे का डर आप अपने अंदर आ जाने दें। 2, 3, 4 मिनट की बात होती है, बच्चा सो जाता है, फिर से सुबह उठता है गुलाब की तरह महकता हुआ। तो अक्सर बच्चों में ये होता है कुछ चीज़ें, जैसे आप बच्चे को वॉक पे ले जा रहे हैं, एक कुत्ता आ गया, अब बच्चा डरा कुत्ते से, शायद अगर आपके दिल में भी है थोड़ा सा डर, तो अपने डर को तो दबाइए आप, लेकिन बच्चे के डर को भी आपको अब्जॉर्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, फिक्र नहीं करो, ठीक है ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो ये जो है कि दूसरे के मुश्किल जज्बात को अपने अंदर जज्ब कर लेना, ये एक माँ का काम है। बाप का भी फर्ज है कि वो तंबीह करे बच्चों को कि ये तुम्हारी माँ है, इनसे इज्जत से बात करो। मैं आपको बताऊं, मेरे अपने बेटे से तमाम ज़िंदगी में, और उम्र उसकी 41 साल, 41 भी नहीं, 41 ज़्यादा, 47 साल, शर्म आती कहते, क्योंकि मैं खुद 48 साल का हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा बेटा पैदा हुआ था जब मैं 1 साल 1.5 साल का था। सो एक बार झगड़ा हुआ मेरा, वो भी कमाल है, बेटी से बहुत झगड़े हुए, लेकिन अब बेटी से बहुत अच्छे मेरे डायलॉग्स हैं। लेकिन ये कि I got very mad with my son one time. We were sitting on breakfast and his mother said, we have run out of orange juice. Can you sit in the car and go to Wawa and bring a can of orange juice? And he's acting as if he has not heard her. He's like going about doing something. She says the second time. He's acting as if he's deaf. Third time when she said, and he didn't say, I got so mad. I banged on the table. I said, listen to your mother. She's your mother. She carried you in her tummy for 9 months and breastfed you. Have some respect for her. Get up now and go and get the thing. वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। खैर बैक टू माँ, कि माँ का ये भी फ़र्ज़ है कि बच्चे को बाप की इज़्ज़त सिखाए, और लड़की के लिए अच्छा रोल मॉडल हो, जो उस समाज, उस माशरे, उस कल्चर में जो प्रॉपर रोल्स हैं उनमें फिट हो। तो लड़की के लिए अच्छा रोल मॉडल हो। बेटे के लिए, बेटे को एक लिमिट सिखाए कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बाप की बीवी हूँ, और अपने बाप की इज़्ज़त करो। तो मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन तमीज़ से बात करो मुझसे। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं कि जहन में रखना, जज्बात को बर्दाश्त करना, अच्छाई देखना, बाप की इज़्ज़त सिखाना, मुश्किलों में अवेलेबल रहना, अपने जिस्म को लेंड करना बच्चों को कि पनाह के लिए, पनाह एक लफ्ज़ है ना, पनाह के लिए और नरिशमेंट के लिए। पहले अपने सीने से दूध पिलाना, फिर अपने हाथ से खाना खिलाना, और फिर खाना पकाना वगैरह। तो ये सब जो है ना कि नरिशमेंट एंड हेवन, ये माँ के जिस्म का काम है। अब ये फंक्शन जो है हर उस औरत में नहीं है जिसने बच्चा पैदा किया है। तो यहाँ पे फ्रांस में एक साहब थे,
बड़े मशहूर साइकोएनालिस्ट आंड्रे ग्रीन, तो उन्होंने एक टर्म कॉइन किया है द डेड मदर। डेड मदर, द डेड मदर। द डेड मदर का मतलब नहीं है कि मदर हैज डाइड, दैट डजंट मीन। डेड मदर का मतलब है कि औरत अलाइव है, जिसने बच्चा पैदा किया है, लेकिन उसके अंदर ये फंक्शंस नहीं है, ये कैपेसिटी नहीं है, ये कैपेसिटी नहीं है, ममता। तो अब आप उसका जाहिर है कि कितना बड़ा नुकसान होगा बच्चे का। अच्छा सलमान साहब की बात से असल में मुझे ख्याल आया ये कि बाप अच्छी माँ बन सकता है। बाप को माँ बनना तब जरूरी है जब माँ ना हो। अगर माँ मौजूद है तो ज्यादा मैटरनल फादर अच्छा नहीं है, अगर माँ मौजूद है। देखिए क्या है कि ये माँ और बाप 90% तो डिवाइजिव है मेल और फीमेल में, कि फीमेल इज मोस्टली मदर, बट अब बाप गया हुआ 3 महीने के लिए बाहर, तो माँ को भी बाप का भी रोल करना पड़ेगा। कन्वर्सली माँ गई हुई है तो बाप को भी माँ का रोल करना पड़ेगा। तो वी हैव बोथ कैपेसिटीज, मैटरनल एंड पैटर्नल। मादराना और पेदराना जज्बात हमारे अंदर दोनों मौजूद हैं। कुछ औरतें के अंदर मादराना जज्बात कम है, पेदराना जज्बात ज़्यादा है। कुछ मर्द ऐसे हैं हु आर मोर मैटरनल फादर्स देन पैटर्नल फादर्स। तो ये कैपेसिटी तो दोनों में है, लेकिन ये कि ये मर्द की जो निस्वानियत और मर्द की मादराना शफ़क़त जो है वो तब जागती ज़्यादा है जब माँ मौजूद ना हो, चाहे वो टेम्पररी नौकरी या एक वैकेशन या दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए या किसी भी वजह से बीमारी से या मौत से ना हो माँ मौजूद, तब बाप में माँ का जज्बा ज़्यादा जागता है। अच्छा, एक्चुअली इससे थोड़ा सा रिलेटेड जी सवाल है कि बायोलॉजिकल मदर में और अडेप्टिव मदर में क्या फ़र्क है? देखिए क्या है कि एक तो हमारे समाज में और तमाम कहानियों में, और इसमें सिर्फ हमारे में, मैं वापस लेता हूँ ये अल्फाज कि ये सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं है, हर जगह है कि ये सौतेली माँ को कुछ बुराई बना रखा है और कोई चुड़ैल जैसी बना रखा है। उसको चुड़ैल बनाना जो है वो ज़रूरी यूँ है ताकि माँ की बुराइयाँ ना ज़ाहिर हों, क्योंकि माँ को फिर फरिश्ता बना दिया उसके बदले में। सच है कि कुछ माएँ भी अच्छी नहीं होती हैं और कुछ सौतेली माएँ भी बहुत अच्छी होती हैं। सो नतीजे के तौर पे यूनिवर्सल बात नहीं है। आई थिंक देयर कैन बी फॉस्टर मदर्स, स्टेप मदर्स, adoptive mothers who can be very good and very kind. I have seen that. On the other hand, there can be biological mothers who are not very good. I have seen that also. ये कहने के बाद I think that there is something of a biological link that intensifies our capacity to tolerate and sacrifice for the child. You know, कि अब कि अपने बच्चे की बुराइयाँ, खामियाँ, कमज़ोरियाँ इंसान बर्दाश्त ज़्यादा कर सकता है दूसरे के बच्चे की। हालांकि ये फ़राख़ दिली पे भी है। मेरे ख़ानदान में कई लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने दूसरों के बच्चों को पाला है और बहुत अच्छी तरह, बल्कि उनके माँ बापों से ज़्यादा अच्छी तरह। अच्छा सलमान साहब, आपने जिक्र किया डेड मदर का, जी, तो फ़र्क क्या हुआ एक डेड मदर में और अ मदर हु हैज़ डाइड? ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। दोनों के असरात इंसान में पड़ते हैं। डेड मदर से मुराद जो है, ये जो फ्रांस के साइकियाट्रिस्ट साइकोएनालिस्ट थे आंड्रे ग्रीन, जिन्होंने डिस्क्राइब किया है, डेड मदर से मुराद ये है कि औरत जिंदा है जिसने बच्चा पैदा किया है, लेकिन उस औरत के अंदर वो सलाहियतें मौजूद नहीं हैं जो हमने अभी गिनवाई हैं। मतलब जहन में ख्याल रखना बच्चे का, मतलब बच्चे के मुश्किल जज्बात को खामोशी से और तहम्मुल से पी जाना, मतलब बच्चे में अच्छाई देखना, मतलब बच्चे को बाप की इज़्ज़त सिखाना, मतलब अपने जिस्म से खाना खिलाना और पनाह के लिए अपने जिस्म को ऑफ़र करना। जैसे बिजली चमकी, बादल कड़का, कुत्ता आ गया तो बच्चा जो है भाग के माँ के पास आता, तो माँ ने अपने आंचल में उसे छुपा लिया। सो जहन में रखना, जज्बात को बर्दाश्त करना, अच्छाई देखना,
बाप की इज्जत सिखाना, अपने जिस्म से उसको नरिश करना, उसको पनाह देना, और लड़की के लिए एक अच्छा रोल मॉडल होना, लड़के के लिए एक हद खींचना। तो ये तमाम फंक्शंस जो माँ के हैं, और इमरजेंसी में हमेशा अवेलेबल होना, तो ये जो फंक्शंस हैं माँ के, ये उस औरत में नहीं है। बच्चा पैदा किया है, बच्चा पाल रही है, लेकिन वो फंक्शन नहीं है। तो नतीजे के तौर पे अब आप एक हैमबर्गर खाएं तो उसका असर अलग होगा, बजाय कि एक हैमबर्गर की तस्वीर खाएं तो उसका असर अलग होगा। तो अब ये जो आदमी बड़ा होगा, जिसकी हु ग्रू अप विद अ डेड मदर, जिसके डेड मदर थी, वो इंसान जब बड़ा होगा तो अंदर खाली होगा। वो अंदर खाली होगा तो अपने आप के को जब तसल्ली देने जाएगा तो तसल्ली मिलेगी नहीं उसे। हम आप तो अकेले रह सकते हैं, आपकी बेगम चली जाए, हमारी बेगम चली जाए, यू नो, एक महीने के लिए, हम फिर भी रह सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मौजूद है माँ, और बाद में बीवी भी माँ के तौर पे हमारे अंदर मौजूद है। उनके अंदर कुछ नहीं है, तो अब वो तसल्ली नहीं दे सकते आप। तो एक क्रॉनिक रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी, एक इज़्तिराब पैदा है, एक जलन दूसरे लोगों से, जिनकी माएँ हैं, जिनकी बीवियाँ हैं, एक नफ़रत, एक गुस्सा, एक तमन्ना, और एक इतना तिलिस्म कि अगर होती मेरी माँ तो क्या होता, और फला फला। तो ये बीमारी सी हो जाती है इंसान को, जो डेड मदर हो। अब दूसरी बात ले लें, द मदर हु हैज डाइड। एक मरी हुई माँ और एक माँ जो मर गई है। माँ जो मर गई है, इसका असर जो है सबसे ज़्यादा 2 साल से और 8 साल के बीच में अगर माँ की मौत हो तो बहुत बुरा असर है। ये भी कमाल है, 2 साल से पहले हम लोग सिर्फ फिल्मों में, गानों में, तस्वीरों में और शायरी में, मुसव्वरी में इसको आइडियलाइज करते हैं। उससे पहले इतना डीप अटैचमेंट नहीं है। स्मेल का है, स्मेल का तो 6-7 दिन में है, और देखने का 8 महीने में है। तो है अटैचमेंट, लेकिन फिर भी इतना स्पेसिफिक नहीं है, इतना डीप नहीं है। तो 2 साल के बाद तो बहुत गहरा अटैचमेंट है, और 8 साल से पहले मौत समझ में नहीं आती है क्या है। तो उस बीच में अगर माँ की डेथ हो तो उसका डैमेज भी रहता है ज़िंदगी भर, और ज़िंदगी भर फिर बच्चा तलाश करता रहता है। मेरे भाई का एक शेर है इस बारे में कि एक खिलौना जोगी से खो गया था बचपन में, एक खिलौना जोगी से खो गया था बचपन में, ढूंढता फिरा उसको वो नगर नगर तन्हा। तो ये उसी पे है, वो सर्च फॉर द गुड मदर। लेकिन अगर माँ अच्छी रही हो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक, और उसके बाद मर भी जाए, तो उसका मौत का तो असर रहेगा, लेकिन एक हिस्सा फिर भी बहुत मजबूत रहेगा। तो ये आदमी कम बीमार होगा उससे जिसकी कि माँ जिंदा रही 20 साल, 25 साल, 30 साल, लेकिन माँ नहीं थी अंदर से, वो ज्यादा बीमार है। हाँ। तो डेड मदर इज ए बिगर प्रॉब्लम देन द मदर हु हैज डाइड, प्रोवाइडेड द मदर वाज गुड। जी 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 जी। सलमान साहब, जो कल्चर है, वो जो कॉमनली हेल्ड वैल्यूज़ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनके वो मिलके कल्चर बनता है, और कुछ और चीज़ें भी। तो हमारा जो कल्चर है, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिसको देसी कल्चर कहते हैं, इसमें जो माँ है वो एक अच्छी माँ से कल्चरली कितना करीब है या कितना दूर है? देखिए, इसमें एक एरिया है जहाँ पे मैंने देखा है, क्योंकि मैंने हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मरीज़ों का भी इलाज किया काफ़ी, और उनसे उनके बचपन के बारे में भी सुना। तो एक एरिया है जहाँ पे ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है हमारा कल्चर। वो एरिया है कि अगर बाप बच्चे को मारता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, तो जो मुतवस्सित दर्जे के लोग हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे अगर थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, तो उसमें माँ को ये अक्सर माएँ एतराज़ नहीं करती हैं इस पे, कि ये नहीं करती हैं कि खड़ी हो जाएं और कहें ख़बरदार ये मेरा बेटा है, इस पे हाथ उठाने की आप हिम्मत ना करें। वो ना करना बच्चे को डैमेज करता है। तो जो बच्चा पिटा है बाप से, जिसको बाप ने मारा है, वो बड़ा होके उसे बाप से तो शिकायत होती ही होती है,
लेकिन उसके दिल में माँ से ज़्यादा शिकायत होती है कि उसने मुझे बचाया क्यों नहीं। वो हमारे समाज की पेट्रियार्की जो है, जो मर्दों की ज़्यादा हुकूमत है हर चीज़ पे, उसमें माँ का वो रोल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और वो नुकसानदेह है। वो नुकसानदेह क्योंकि उस वक्त माँ का बल्कि थोड़े से मजाक में कह रहा हूँ, थोड़ी सच में, कि ये मुग़ल आज़म जो पिक्चर थी अकबर पे, तो जहाँ जाहिर है कि पिक्चर बनाई हुई ऐसी एग्जैजरेटेड, अच्छी पिक्चर थी लेकिन एग्जैजरेटेड, तो उसमें जब सलीम और अकबर में जंग होती है तो एक सीन है जहाँ पे कि अकबर कम्स टू हिज वाइफ जोधाबाई, तलवार रस्म ये थी कि वो जंग के लिए तलवार वो उन्हें देंगी। तो वो कहता है कि अकबर देखता है कि शीज हर हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग, कि राजपूतों की बहादुर कन्या आज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को तलवार देते हुए तुम्हारे हाथ क्यों कांपे। तो कहती है स्वामी मेरी तो दोनों ही तरफ हार है, एक तरफ सुहाग और एक तरफ संतान, खाविंद और बेटा। तो डायलॉग वायलॉग तो अच्छे हैं लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त अगर 5 साल के बच्चे को माँ बाप बेवजह मार रहा है तो माँ में ये हिम्मत होनी चाहिए कि वो खड़े होकर बाप को मना करे और एतराज़ करे। ये हमारे समाज में इतनी परमिशन नहीं है। हार्वर्ड में एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने किताब बड़ी अच्छी लिखी चाइल्ड डेवलपमेंट पे, जेरोम केगन। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है 3 छोटे छोटे फ्रेजेस में कि माँ बाप का काम क्या है। फर्स्ट इज होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। दूसरा लेट गो। तीसरा हैंग अराउंड। होल्ड ऑन जहन में रखो, करीब रखो, लेट गो जाने दो, जब वक्त आए जाने का। हाँ, लड़की कहे मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ शिकागो, सो डोंट से नहीं स्टे इन न्यू जर्सी, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, लेट हर गो टू शिकागो, शी हैज टू गो, शी हैज टू गो। A arrow has to go from bow, a fruit has to leave the tree. Let her go. If she wants to go to Chicago, it's okay. She wants to go to UCLA, UC Berkeley in Los Angeles, San Francisco, let her go. Let her go. Letting go is very important. Holding on, letting go, and third is hang around. Like you are in the phase of hold on, letting go around that time. I'm in the phase called hang around. Hang around means that the children go away and then they come back when they feel like, they call when they feel like, when they need something or when they miss me, and then I should be there. So they are like birds, they are flying, and then they come, they sit on the tree and sit on the tree and then they go, you know. So my job is to be a tree, my job is to be there. Otherwise I don't interfere in their life. You know, I generally don't call them, by and large I don't call them, sometimes 2 weeks, 3 weeks, let them be themselves, they are grown-ups. Then when they want something or when they're missing me, they'll call me. Sometimes I call them also when I'm missing them, but not very frequently, not very frequently. I let them live their life. So hold on, let go, hang around. अब यहाँ पे उल्टा सवाल पूछ सकते हैं, आपके बच्चों के भी तो कुछ फर्ज होने चाहिए. Children also have some duty, and I think children's duty, this is my phrase, matching phrase, stay close, walk away, keep contact. These are children's duties. Children also to learn how to walk away. It's not good to keep sitting in mama's lap. सलमान साहब, पार्टिंग थॉट्स पे एक वो सवाल है कि दौलत, शोहरत, कोई भी और चीज़ माँ का निमुल बदल हो सकती है क्या? देखिए, माँ से यहाँ पे मुराद है माँ से मिली हुई मोहब्बत का, और माँ से मिली हुई मोहब्बत जो है उससे बड़ी चीज़ नहीं है. वो अगर आपको मिली है तो बहुत बड़ी दुनिया की मुश्किलों से आप गुज़र सकते हैं, और अगर वो नहीं मिली है तो फिर आप हमेशा डरे हुए रहेंगे. कंजूसी भी पैदा होती है इससे. कंजूसी का भी रिश्ता जो है माँ से मोहब्बत न मिलने का है, क्योंकि आप मोहब्बत दे नहीं सकते हैं दूसरों को. सो इसका सबसे अच्छा जवाब जो है, ये एक फिल्म थी दीवार, जिसमें हिंदुस्तान के एक्टर अमिताभ बच्चन बड़े मशहूर और शशि कपूर 2 भाई हैं. और ये मेरे भाई का जिक्र हुआ तो ये भी कहता चलूँ कि ये मेरे भाई का लिखा हुआ डायलॉग है
कि वो बड़ा भाई जो है वो अमीर है और थोड़ा बदमाश भी है और स्मगलर है, छोटा भाई पुलिस वाला है, वो माँ के साथ रहता है। तो उसमें अमिताभ बच्चन काफ़ी गुरूर से और ताने से तंज के लहजे में उससे कहते हैं, ये जो सामने गाड़ी खड़ी हुई चमचमाती हुई काली गाड़ी ये मेरी है, ये जो ड्राइवर है ये मेरा है, ये बिल्डिंग जो है ये मेरी है, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्या है तुम्हारे पास? और उसका जवाब शशि कपूर को देता है, मेरे पास माँ है। और यहाँ पे फिल्म का इंटरवल होता है। और जैसे कि अमेरिका के में फिल्मों के कुछ डायलॉग्स हैं, जैसे ये हे इज़ जॉनी और हेयर इज़ लुकिंग एट यू सैम और माई डियर आई फ्रैंकली आई डोंट गिव अ डैम और यू कैंट हैंडल द ट्रूथ। ये 4, 5, 10 डायलॉग हैं अमेरिकन फिल्मों में जो हमेशा हमेशा लोग पहचानते हैं और ज़िंदा रहते हैं। उसी तरह हिंदुस्तानी फिल्मों में जो मशहूर डायलॉग्स हैं, 10 मशहूर डायलॉग हमेशा के आप 100 साल की हिस्ट्री में लिखेंगे, उसमें ये डायलॉग हमेशा ज़िंदा रहेगा। वो ये कि मेरे पास माँ है।